हेलो मेरे क्लास 8th के डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ताबड़तोड़ तैयारी के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए कल का पेपर लेकर के आए हैं। यूँ कह लीजिए कि कल का जीरोक्स पेपर लेकर के आए हैं। क्लास 8th का कल यानी कि 10 मार्च को सारा सब्जेक्ट का एक ही दिन एग्ज़ाम है और उसी के लेकर के हम सारा इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिए हैं। तो इस वीडियो में हम क्लास 8th का इम्पॉर्टेंट 50 एमसीक्यू को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूँ कह लीजिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं सिर्फ, तो बहुत सारा क्वेश्चन को आराम से आप हल करने के लिए सक जाएंगे। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और कल आप लोग एग्ज़ाम देने के बाद घर आकर के अपना आंसर ज़रूर मिला लीजिएगा। सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल में आंसर का वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो चलिए अब आंसर क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो उसे कहते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका का एक समूह है, ठीक है ना, कोशिका का एक ग्रुप है जिसका क्या क्या समान है, तो रचना समान है, उद्गम समान है और कार्य समान है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो कोशिका झिल्ली बिल्कुल नहीं, केंद्रक बिल्कुल नहीं और जीवद्रव भी बिल्कुल नहीं। सही आंसर होगा उत्तक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये है, एक कोशिकीय जीव कौन सा है? देखिए, एक कोशिकीय जीव मतलब जिसका शरीर में केवल एक ही कोशिका रहता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीबा, ठीक है। मक्खी भी नहीं, केंचुआ भी नहीं और तितली भी नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये नंबर। देखिए, तीसरा क्वेश्चन पूछा है, सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो बिल्कुल सबसे आसान क्वेश्चन है, कोशिका है, ठीक है ना। कोशिका को ही सजीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चौथा नंबर क्या है, निम्न में से अधातु कौन सी है? देखिए, कौन बोला अधातु है, ठीक है। तो अधातु कहाँ पर है? तो ए नंबर यानी कि सल्फर आप लोग का जो है अधातु है, ठीक है। और कार्बन भी है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी, यानी कि ए नंबर, सॉरी डी नंबर होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी सभी, ठीक है। चलिए अगला 5 नंबर में क्या है, निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए, कहाँ पर धातुओं का उपयोग किया जाता है? पटाखों के बनाने में नहीं, उर्वरकों में भी नहीं, खाना बनाने वाले बर्तन में, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर 5 का सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, 6 नंबर। कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है? देखिए, हम लोग सुने हैं कि जो धातु होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन यहाँ पर एक अधातु है भी है जो विद्युत का सुचालक है, तो वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, सूक्ष्मजीव का वृद्धि को रोकने के लिए हम लोग इन तीनों का उपयोग करते हैं, नमक का भी, खाद्य तेल का भी और चीनी का भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखिए 8 नंबर, लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? तो लेग्यूम पौधों का जो जड़ होता है उसमें राइजोबियम नामक जीवाणु उपस्थित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 9 नंबर। क्वेश्चन क्या है, भिंडी की पीत किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो भिंडी का जो पीत है वो आप लोग के लिए होता है विषाणु के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए, विद्युत धारा के सहायता से किसी भी धातु के ऊपर में एक वांछित धातु यानी कि जो अच्छा धातु है उसका परत चढ़ाएंगे, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलते हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब, विद्युत लेपन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 11 नंबर। क्वेश्चन है, कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? ठीक है ना, यानी कौन जो है विद्युत का कुचालक करता है, यानी कि सुचालक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आसुत जल, जिसको हम लोग शुद्ध जल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर। विद्युत आप अपघटन का क्या उपयोग है? तो विद्युत अपघटन का किस में उपयोग होता है? आप लोग सभी जानते होंगे कि इसका उपयोग किया जाता है धातुओं के निष्कर्षण में, हाँ। धातुओं के शुद्धिकरण में, बिल्कुल हाँ। इलेक्ट्रो प्लेटिंग पेंटिंग में, बिल्कुल सही। तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर सभी, ठीक है। चलिए 13 में क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है? यानी कि अलैंगिक जनन किस में होता है, ठीक है ना। तो निषेचन, कायांतरण, मुकुलन या तो फिर गर्भधारण। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 13 का, ठीक है ना। क्या है, मुकुलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्या है, बाह्य निषेचन किस में होता है? तो बाह्य निषेचन किस में होता है? मछली में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बी भी देखिए, स्टारफिश इसमें भी होता है और मेढक में भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो भ्रूण नहीं बनता है, युग्मनज बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 15 का बी सही होगा, ठीक है। चलिए 16 में क्या है, दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? तो बिल्कुल घर्षण बल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन अब हम देखते हैं। देखिए 17 नंबर में क्या पूछा है, तो एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं?
तो एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को हम लोग कहते हैं दाब, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रेशर जिसको बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है, ठीक है ना, कौन सा संपर्कित बल है, तो देखिए ए नंबर में दिया है पेशी बल, ठीक है, बी में चुंबकीय बल, सी में स्थिर विद्युत बल और डी में गुरुत्व बल। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पेशी बल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्या है, सूर्य नाभिक की अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करता है। तो सूर्य नाभिक की अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करता है, ऊष्मा भी और प्रकाश भी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोनों उत्पन्न करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। अभी भी बहुत क्वेश्चन बाकी है। अगर अभी तक आप थक रहे हैं तो बिल्कुल नहीं थकना है आप लोगों को, बस कल की तैयारी के लिए आज मेहनत कर लेना है। चलिए क्वेश्चन है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन मतलब जीवों के अवशेष से कौन सा ईंधन नहीं बनता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए ए नंबर में दिया है कोयला जो कि जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, और बी नंबर दिया है लकड़ी जो भी जीवाश्म ईंधन है, लेकिन प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए 21 में क्या है, किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है। तो बिल्कुल दहनशील पदार्थ भी होना चाहिए, ज्वलन ताप भी होना चाहिए और ऑक्सीजन भी होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। देखिए जीवन काल का ऐसा समय, ऐसा अवधि का बात किया जा रहा है जिसमें ऐसा परिवर्तन होता है बॉडी में जिससे जनन परिपक्व आता है। तो इसको हम लोग कौन सा अवस्था बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो इसमें कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एड्रीनेलिन, ठीक है, जिसको एड्रीनलिन भी बोलते हैं। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पर देख सकते हैं। क्या पूछा है, बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है। माता, बिल्कुल नहीं, पिता उत्तरदायी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर में क्या है, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो प्रावर्तन कोण का मान कितना होगा, ठीक है। देखिए हमेशा आपतन कोण और प्रावर्तन कोण दोनों समान होता है, ठीक है। तो आपतन कोण अगर कितना है 30, तो प्रावर्तन कोण भी 30 डिग्री का ही होगा। देखिए अभी तक हम लोग 25 क्वेश्चन को ही किए हैं, ठीक है ना। कितना क्वेश्चन किए, 25। अगर आपको विश्वास है इस यूट्यूब चैनल में, और विश्वास क्यों नहीं होगा, क्लास 10th के स्टूडेंट्स को जाके पूछिए कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपलोड करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल में, तब आपको विश्वास होगा। तो अगर विश्वास है तो वीडियो में जुड़े रहिए, स्किप मत कीजिए वीडियो को पूरा देखिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बार बार बोला जा रहा है। चलिए 26 नंबर क्या बोलता है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो इसका ए नंबर होगा, आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए 27 में क्या पूछा है, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, उसको क्या बोलते हैं। देखिए एक ऐसा यंत्र का नाम बताना है जो, मान के चलिए यहाँ यहाँ पे वस्तु है और यहाँ से हम नहीं देख पा रहे हैं इसको, ठीक है, बीच में कुछ दीवार है। तो ये कौन सा ऐसा यंत्र है जो इसको ऐसे करके दिखा सकता है मोड़ के, तो वो होता है आप लोगों का पेरिस्कोप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए इतना हो गया, अब हम लोग चलते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया है, काटी गई फसल से बीज या दानों को अलग करना क्या कहलाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेसिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए। देखिए अनाज का अगर हम भंडारण कर रहे हैं तो उसमें नमी की मात्रा कितना होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 14% से कम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर दिया है, किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो किसानों का मित्र कहा जाता है केंचुआ को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 31 नंबर, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है, जिसको कि, देखिए सूर्य का ये वाला और इसका सबसे ऊपरी सतह को हम लोग कोरोना बोलते हैं, जिसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा है, निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है ना। प्राकृतिक उपग्रह कौन वाला है, तो सूर्य भी नहीं है, चंद्रमा भी नहीं, ध्रुव तारा भी नहीं, आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं 33 नंबर, क्या पूछा है, किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है। तो बिल्कुल सबसे गर्म ग्रह जो है उसी का सबसे तापमान ज़्यादा है, तो ये है आप लोग का ऑप्शन नंबर डी मंगल ग्रह का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखते हैं 34 नंबर में कितना आसान क्वेश्चन है। घर्षण हमेशा क्या होता है, तो हानिकारक होता है, लाभदायक होता है, या आरोपित बल की दिशा में कार्य करता है, या आरोपित बल का विरोध करता है। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर डी, आरोपित बल का विरोध करता है, ठीक है ना, जो बल लगा रहे हैं उसका विरोध करता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। घर्षण निर्भर करता है किस पर? तो पृष्ठ की प्रकृति पर, वस्तुओं के भार पर, या दोनों पर? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इन दोनों पर। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। घर्षण बढ़ाने का तरीका निम्न में कौन है? तो घर्षण हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? स्नेक लगा द्वारा? बिल्कुल गलत। स्नेक से तो घर्षण घट जाता है। ठीक है। बॉल बेयरिंग द्वारा? ये भी गलत। सतह को रुखड़ा कर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है 37 नंबर में। क्वेश्चन है इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? ठीक है, यानी कौन अपने से बनाया हुआ रेशा है? तो नायलॉन, सूती, रेशम या ऊन? तो इसका सही आंसर होगा 37 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि नायलॉन। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 38 नंबर में। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्न में कौन 4R में नहीं है? देखिए 4R में कौन वाला नहीं आता है? तो ए में दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं रिड्यूस, बी में है रीयूज और सी में रिसाइकल, ये सब तीनों आता है। ठीक है ना। चौथा में क्या दिया? रिमूव। ये ऑप्शन आप लोगों का सही ऑप्शन दिया हुआ है, यही 4R में नहीं आता, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 39 नंबर। ठीक है, एक थोड़ा सा कुछ छोटा ये रहा। चलिए थक गए हैं? बिल्कुल नहीं थकना है। 39, इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है? देखिए कौन पिघल जाएगा लेकिन जलेगा बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो आप लोग का रेयन नहीं, बिल्कुल गलत है, ये तो जल जाएगा। पॉलिस्टर भी चल जाएगा लेकिन नायलॉन जो है वो जलेगा ही नहीं। ठीक है ना, पिघल जाएगा लेकिन जलेगा ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ सी सही होगा। चलिए 40 क्वेश्चन क्या पूछा 40 नंबर में। आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का मात्रक होता है आप लोग का हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 41 क्वेश्चन क्या है। एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? तो एक कंपन में लगे समय को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्तकाल, यानी कि देखिए 41 का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का बी। ठीक है ना, आवर्तकाल। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 42 नंबर। ठीक है, क्या क्वेश्चन है 42 नंबर में देखते हैं। ध्वनि, ठीक है ना, ध्वनि संचरित हो सकती है किसमें किसमें? ध्वनि चल सकती है यानी कि संचरित हो सकती है। ठीक है। तो केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल वायु या गैस में, या ठोस द्रव गैस तीनों में? देखिए तीनों में ध्वनि संचरित हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए कोई भी आवेश से, ठीक है ना, आवेशित वस्तु है और उस आवेश को हम लोग पृथ्वी में स्थानांतरित कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो बिल्कुल आप लोग को ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग बोलते हैं भूसंपर्कन, यानी कि अर्थिंग करना। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्या है। भूकंप की शक्ति के परिमाण को कैसे मापा जाता है? तो इसको हम लोग मापते हैं सिस्मोग्राफ द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा 44 का। ठीक है। चलिए 45 क्वेश्चन क्या है 45 नंबर में। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश बिल्कुल दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। चलिए 45 हो गया। अब हम लोग चलते हैं 46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन में क्या है। तो वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कणों के बादल को क्या कहते हैं? देखिए ये है पृथ्वी और यह आप लोग का वायुमंडल। तो इसमें बहुत सारा सूक्ष्म ठोस कण का या तरल कण का बादल बनता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहाँ ऑप्शन देखना होगा इसके लिए। ठीक है ना। ए नंबर में दिया है धुआं, ठीक है, बी नंबर दिया है एरोसोल, सी में है वाष्प और डी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसको हम बोलते हैं एरोसोल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं 47 नंबर। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस 78% है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर। वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? तो वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? ए नंबर दिया मरुस्थलीकरण, जंतु संरक्षण, पुनर्रोपण या पुनर्चक्रण। देखिए वनोन्मूलन का मतलब होता है जंगल का कटाई करना, ठीक है ना। तो इसका अस्थायी हल यानी कि हमेशा के लिए क्या होगा, कैसे मतलब कैसे, ऐसा क्या कौन सा प्रक्रिया है जिससे वनोन्मूलन बिल्कुल भी नहीं होगा? ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का पुनर्रोपण, पुनर्वन रोपण, यानी कि फिर से जंगल को लगाने से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कितना नंबर। तो हम लोग कितना नंबर तक देख चुके हैं यहाँ पर वनोन्मूलन का स्थायी हल, ये 49 का क्वेश्चन हमको देखना है। ठीक है ना। 49 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना देखिए यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पर कोयला को भी काला सोना कहा जाता है और पेट्रोलियम को भी काला सोना कहा जाता है। ठीक है ना। तो अगर दोनों ऑप्शन में है तो पता नहीं आप लोग क्या मारिएगा, दोनों में से किसी एक को मार दीजिएगा। ठीक है ना। लेकिन फिलहाल इसका आंसर दोनों है। ठीक है, कोयला भी और पेट्रोलियम भी। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन। कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ठीक है ना, कौन वाला प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कपड़ा। कपड़ा जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है उसको बनाया जाता है। ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हम कल के लिए आप लोगों को 50 वेरी वेरी MCQ करवाए हैं। वेरी वेरी ना करके कर
करेंगे कहेंगे कि ये जो क्वेश्चन है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कल आप लोगों को 10:10 पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एग्ज़ाम देने के बाद घर आने के बाद फटाक से आप लोग को आंसर मिला लेना है इस यूट्यूब चैनल में जल्दी से जा करके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तभी आपको आंसर फटाक से आपके फ़ोन में पहुँच जाएगा।